अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर बात है जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें PDF भी शेयर की है, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये PDF क्यों भेजे हैं, और PDF ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ 1 नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। यूनिट 3 जो है जिसके अंदर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इनिशियल प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आके बेसिकली पाकिस्तान बन गया। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियोस जो आपने मेरी देखी होंगी जिसमें मैंने पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री बताई एंड एवरीथिंग राइट, लेकिन इस यूनिट 3 के अंदर ना जो पहले 2 यूनिट्स हैं उसमें पाकिस्तान बनाने का स्ट्रगल हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान बन नहीं रहा था, बनाने की कोशिश की जा रही थी, बट यूनिट 3 में पाकिस्तान फाइनली बन जाता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये रहेगी ना कि पाकिस्तान जब बनेगा, ज़ाहिर बात है नया कंट्री है, कोई गवर्नमेंट सिस्टम फिक्स नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो इनिशियली यानी कि शुरू में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी तो हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो इनिशियल का मतलब है शुरू में, उसके लिए शुरू वाले लफ्ज़ को हम इंग्लिश में इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान बनाने ये इस टॉपिक के साथ मैंने कायद आज़म की फ़ोटो लगवाई हुई है, AI से बनवाई है। और यहाँ पे आप देखें कि कितने सारे लोग ट्रेन पकड़ के कोई चल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है बहुत से लोग जो अपने घर छोड़ के आए थे पाकिस्तान में, इंडिया को छोड़ के इस तरफ आए थे, उनके पास घर नहीं थे, बहुत मुश्किल और स्ट्रगल को उन्होंने फेस करना पड़ा। ऊपर से जो गवर्नमेंट सिस्टम बना वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपने इसमें डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताना है द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, यानी कि पाकिस्तान बन जाना ही इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि जो साउथ एशिया के लोगों के लिए पाकिस्तान बनना इटसेल्फ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसमें हमने 14 अगस्त 1947 का जिक्र करना है, क्योंकि इसी दिन ही पाकिस्तान बना था, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो ये किस नज़रिए पे बना कि मुसलमान और हिंदूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये चीज़ हमने टू नेशन थ्योरी में जानी है। अगर टू नेशन थ्योरी की वीडियो नहीं देखी, यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को टू नेशन थ्योरी भी अच्छे से समझ लग जाए कि वो है क्या। पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पढ़ चुके हैं, फिर आता है द डिमांड फॉर पाकिस्तान grew over decades due to political, social and religious differences between Hindus and Muslims in British India। आपने बताना है ना कि जो कुछ भी इंडिया में हुआ, यानी कि जिस तरह के जुल्म हुए मुसलमानों पे और हिंदूज ने दबाने की कोशिश करी, और जो भी पास्ट हिस्ट्री आप लोगों ने देखी होगी उनकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से ही पाकिस्तान बना। तो उसमें क्या क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में भी और रिलीजन के मामलात में भी जो हिंदूज़ हैं और मुसलमान हैं एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, ना ही एक दूसरे जैसे हैं। ठीक है, जब तक कि इंडिया में लोग साथ रह रहे थे। इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान एंड पे बन गया। जब हमने थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री बता दी इंट्रोडक्शन में, फिर हमने बताना है कि आफ्टर इट्स क्रिएशन, यानी कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान फेस्ड मैनी इनिशियल प्रॉब्लम, कि पाकिस्तान ने फेस किया शुरुआती बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, इंक्लूडिंग माइग्रेशन, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज, लॉ एंड ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन, जैसे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये माइग्रेशन को भी फेस करा इन सब ने। उसके साथ साथ पाकिस्तान को पैसे के भी बहुत ज़्यादा इशू से गुजरना पड़ा। ठीक है,
और लॉ एंड ऑर्डर भी इतना कोई खास बना नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स एक नया मुल्क था, उसमें अभी तक कोई चीज़ प्रॉपर्ली बनी नहीं हुई थी। ऊपर से बहुत से लोग मुसलसल पाकिस्तान आते जा रहे थे जो कि मुसलमान थे, तो ये भी एक चीज़ देखने को मिली प्रॉब्लम हमें पाकिस्तान में। और ज़ाहिर बात है न्यू गवर्नमेंट बन रही थी, अभी बनी नहीं थी पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो बहुत से प्रॉब्लम्स इस तरह की फेस आई। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम्स इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ पाकिस्तान डेवलप्ड इन एन अर्ली एज। हम सब स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग इस सब को पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ते हैं, हम लोगों के लिए ये शुरुआती प्रॉब्लम पाकिस्तान की जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन शुरुआती इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे इन प्रॉब्लम से निकला और कैसे उसने अपने आप को डिवेलप करा। ठीक है, फिर आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग में आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इनिशियल प्रॉब्लम को। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में आप बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो बन चुका था, एक नया कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए। किस वक्त बना था? 1947 में। कैसे बना था? जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाला जो इंडिया है उसी को डिवाइड करके पाकिस्तान को बनाया गया 1947 में। आप सब कॉन्टिनेंट विषय ना भी लिखें, इंडिया लिख दें खाली। ठीक है, इनिशियल प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की शुरुआती प्रॉब्लम्स, शुरू की प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी चैलेंजेस और डिफरेंट मुश्किलात से गुजरना पड़ा पाकिस्तान को इमीडिएटली, यानी कि फ़ौरन से ही मुश्किलात से गुजरना पड़ गया जैसे ही आज़ादी पाकिस्तान को मिल गई, यानी कि पाकिस्तान जब बन गया। सही हो गया। डेफिनेशन मैंने बताना है, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉवरेन मुस्लिम स्टेट ऑन द 14th of August 1947। कह रहे हैं पाकिस्तान एक सॉवरेन मुस्लिम स्टेट बन गया। सॉवरेन का मतलब है एक ऐसा मुल्क जिसके पास खुद को चलाने का पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, और 14 अगस्त ऑफ कोर्स आपने वो साल और डेट दे देनी है जिस वक्त पाकिस्तान बना था। फिर आता है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। दोबारा से जो इंट्रोडक्शन में हमने बातें करी थी कि पाकिस्तान को पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में भी, पैसों के मामलात में भी और गवर्नमेंट को चलाने के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस सब चीज़ों में पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ पहुंची, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पास ये सब चीज़ें सही से नहीं चल रही थी। इसीलिए इन सब चीज़ों पे पाकिस्तान को बहुत कुछ फेस करना पड़ा शुरू में। ऑब्वियसली वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें स्टेबल हो गई, बट शुरुआती दौर पाकिस्तान का काफ़ी मुश्किल था। बैकग्राउंड की हमने थोड़ी सी बात करनी है इसमें। बैकग्राउंड में हमने बताना है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन की वजह से ही बेसिकली पाकिस्तान बनने की डिमांड रखी गई। अगर आपने पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा तो लाजमी मैं उसका लिंक यहाँ लगा दूंगी, लाजमी देख लें, वो बहुत आपके काम आएगी वो वीडियो। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में हुआ क्या था कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग की पार्टी जो इंडिया में होती थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी ये लाहौर की लोकेशन में गई थी डिसीजन लेने, यानी कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो लाहौर गए थे और ऑब्वियसली बाकी के जो मुस्लिम सपोर्टर्स थे वो भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे। ठीक हो गया। तो ये जो लीडर्स जब लाहौर गए तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि अब हम पाकिस्तान बनने की डिमांड गवर्नमेंट पे रख देते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट को अब ये बता देते हैं कि आप पाकिस्तान को बना दें। इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये रोल अदा करा। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से दे रखी है उस वीडियो में, लाजमी देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ लग जाए। अब इसी रेजोल्यूशन की वजह से इंडिपेंडेंट कंट्री की बात रखी गई, यानी कि पाकिस्तान की बात रखी गई कि जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, ज़्यादा तादाद में, उन इलाकों को आप प्लीज़ पाकिस्तान में तब्दील करा दें। फिर आता है पाकिस्तान मूवमेंट लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान बनाने के लिए एफर्ट्स पुट करना। ठीक है, किसने एफर्ट पुट अप की? सबसे ज़्यादा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की और मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स ने करी। ठीक है, ऑब्वियसली क़ायद आज़म इस मुस्लिम लीग के हेड भी थे, इस पार्टी के हेड भी थे, और ऑब्वियसली उन्होंने सारे जो आम सिटीजन्स हैं, जो मुसलमान हैं, उनको भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा, बहुत हेल्प करा कि आप लोग भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान बनने के लिए एफर्ट्स पुट अप करें। मुस्लिम यूनाइटेड फॉर सेपरेट होमलैंड टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, कल्चर एंड पॉलिटिकल राइट्स। मुसलमानों की ये चाहत थी कि उनका जो रिलीजन है इस्लाम वो प्रोटेक्ट हो सके, कल्चर उनका प्रोटेक्ट किया जा सके और पॉलिटिक्स में भी इनको राइट्स मिले जो कि हिंदूज के साथ रहते हुए नहीं मिलने थे। इसीलिए पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश सारे मुसलमानों में आई और इनकी ये ख्वाहिश किसने पूरी की? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि इन्होंने ही आखिरी वक्त में जो एफर्ट्स की थी हमारे लिए 1947 में, उसी की वजह से पाकिस्तान बना। ज़ाहिर बात है ये पॉलिटिशियन थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लॉयर थे, इन्होंने जाके अपने दिमाग को यूज़ करके बहुत अच्छे से सारे अंग्रेज़ों को डील करा, हिंदूज़ लोगों को भी डील करा और उन सबको कन्विंस करा के पाकिस्तान बनाने की कोशिश रखी और तब ही जाके पाकिस्तान बन गया। फिर आता है पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन 1947। फिर हमने थोड़ा सा रेड कैलिफ ऑफ वॉर का भी इसमें जिक्र करना है। अगर आपने रेड कैलिफ भी नहीं देखा लाजमी देख ले, उसका लिंक भी मैं यहाँ टॉप पे लगा दूंगी। रेड कैलिफ ऑफ वॉर में क्या हुआ था ना
कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है ना, यानी कि जो दो मुल्क डिवाइड होते हैं उनके बीच जो तारें हैं मोटी मोटी सी जो आपको दिखती हैं, वही डिवीजन इस बंदे ने करवाई, यानी कि तारे लगवाई उन जगहों पे जहाँ पे दो मुल्क डिवाइड हो रहे हैं। और साथ में इसी बंदे ने पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा भी बनाया था, ठीक है। यानी कि इंडिया में सबसे बड़े इलाके पंजाब और बंगाल के थे, उनको डिवाइड करा इसने। यानी कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा थे वो पाकिस्तान को दे दिए, वैसे ही जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा थे वो पंजाब हिंदूज को दे दिए, यानी कि इंडिया को दे दिया। तो इस तरह से इसने डिवाइड कर दिया इंडिया को, ताकि आधा हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाए और जिस हिस्से पे पाकिस्तानी रहेंगे उस जगह पे तारे लगवा दी, ठीक है, ताकि दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे की जगह पे दोबारा से ना आ सकें, ठीक है। और उन्होंने ही नक्शा बना के दिया पाकिस्तान और इंडिया का। फिर आता है मेन फीचर्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिएशन। आपने इस पाकिस्तान क्रिएशन के अंदर थोड़ी सी क्वालिटीज़ बतानी है कि इसमें क्या क्या हुआ। क्वालिटीज़ इसकी सबसे पहले ये है कि इसमें डेट ऑफ इंडिपेंडेंस रखी गई कि पाकिस्तान में हर साल 14 अगस्त मनाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा लोग 14 अगस्त को कितने शौक से मनाते हैं। कुछ लोग ड्रेसेस पहन लेते हैं ग्रीन ग्रीन, लड़कियां और लड़के जो है बाहर बाइक लेके चले जाते हैं एंजॉय करने और अपनी फैमिली को एहसास दिलाते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं, हम बाहर निकलते हैं। तो 14 अगस्त को बहुत शौक से आज भी उसी तरह मनाया जाता है। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हेल्प करी। तो इसीलिए हमने क्या करा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस मुल्क का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में ना गवर्नर जनरल की थोड़ी ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे मामला ये हैंडल किया करते थे। इसलिए हमारे मुल्क के सबसे पहले गवर्नर जनरल यही बने थे और हमारे मुल्क के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे लियाकत अली खान। अच्छा, लियाकत अली खान की एक मज़े की स्टोरी आपको ये भी बताऊँ। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने कई दफ़ा वीडियो में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो एक मुल्क को चलाती है, यानी कि उसमें सारा कुछ ये लिखा जाता है कि कौन लोग वोट कर सकते हैं, लोगों के क्या राइट्स हैं, मुल्क के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कैसे काम करेंगे, किन लोगों को रखना चाहिए। ये मतलब सारी जो गवर्नमेंट है ना और जो आम लोग हैं इन सबको चलाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरह से सारे मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से लियाकत अली खान ने भी पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी। ये मैंने यहाँ पे बात बता दी, आप चाहो तो उसमें लिख दो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आगे आ सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी आप दे देंगे, अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डिवीजन की अगर बात करें तो जो इलाके जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे वो इलाका मुसलमानों को गया, तो ये पोर्शन भी आप इसमें दे सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान का जो वेस्ट एरिया है ना वहाँ वो भी पाकिस्तान के पास है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो ईस्ट साइड है वो भी पाकिस्तान के पास है, जो कि फ़िलहाल बांग्लादेश है। ऑफकोर्स बांग्लादेश बाद में लगा होगा तम से, यानी कि पाकिस्तान का जो ईस्ट साइड है, मिसाल के तौर पे ये जो बॉक्स है ना समझ लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है। इस साइड पे वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, और इस साइड पे ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान है। लेकिन जो ये ईस्ट पाकिस्तान है ये बांग्लादेशी लोग हैं, ठीक है। अब हुआ पता क्या ना, फ्यूचर में आके बाद में ये बांग्लादेश भी हमसे अलग हो गया था, बट जब आज़ादी हुई तो ये बांग्लादेश वाली साइड यानी कि जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं ये भी हमारे साथ ही हुआ करता था। तो ये चीज़ भी इस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हमारे पाकिस्तान के पास वेस्ट पाकिस्तान भी मौजूद है और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की साइड भी हमारे पास ही मौजूद है। बोथ विंग्स वर सेपरेट बाय इंडिया। इसमें यह बताया गया कि ये दोनों साइड्स इंडिया से अलग हो चुकी हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्से में आ गई हैं। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ से हमें शुरू वाली जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पाकिस्तान को, वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसमें सबसे पहले आपने माइग्रेशन एंड रिफ्यूजेस का बताना है। अब रिफ्यूजेस होते हैं वो लोग, वो इंसान जो अपने घरों को छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। कुछ लोग ज़बरदस्ती आए थे, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया था, यानी कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए थे। कुछ ऐसे थे मुसलमान जिनको धक्के दे के निकाला गया था इंडिया से। तो ये जो लोग थे जो इस तरह से आए हैं, चाहे अपनी मर्ज़ी से या बगैर अपनी मर्ज़ी के, इनको हम रेफ्यूजस कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई घर नहीं होता, इनको घरों की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो जब ये पाकिस्तान आए तो ये जो रेफ्यूजीज़ होते हैं इनको घरों की ज़रूरत थी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ा कि वो कैसे इतने सारे लोगों को शेल्टर दें, घर दें। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके आए हैं, अलग अलग बार बार आते जा रहे हैं, उनको भी वो कैसे जगह दें, यानी कि जितने आ चुके हैं उनको भी जगह पाकिस्तान ने देनी है और मुसलसल जो आते जा रहे हैं उनको भी इन्होंने जगह देनी है। तो पाकिस्तान अकेला बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि अब हम क्या करें, ठीक है। अब आती है बात हिंदूज एंड सिख की, वो भी काफ़ी सारे पाकिस्तान आना शुरू हो गए थे इंडिया को छोड़ के, ऐसे ही वो भी आ गया हमारे पास। अच्छा, उससे और लोड बढ़ गया पाकिस्तान पे,
फिर आता है रेफ्यूजीज हैड नो होम्स जॉब्स एंड रिसोर्सेज। और जो रिफ्यूजीज थे जो अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी जॉब्स और सारा पैसा और जायदादें छोड़ के हमारे पास आए थे पाकिस्तान में। इनके पास ना ही घर था, ना जॉब था, ना ही किसी किस्म की रिसोर्सेज थी, खाना पीना था। तो इसीलिए पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्शन लेना था कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कोई घर में रख सकें, कोई खाने पीने का हम इंतज़ाम कर सकें, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा पाकिस्तान को। फिर आती है बात लॉ एंड ऑर्डर की। कम्युनल राइट्स एंड वायलेंस कॉज मिस किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। और उस वक्त में जब बहुत से लोग पाकिस्तान अगर आ भी गए थे तो शुरू में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लगी रहती थी हमारे अपने मुल्क के अंदर भी कि बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन हुई, यानी कि बहुत सी तबाहियाँ हुई, चीज़ें जो है तोड़ी गई खाम खा लड़ाइयों की वजह से। होता है ना, लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है गवर्नमेंट पे, तो आके गवर्नमेंट की बनाई हुई जो बिल्डिंग्स हैं या कोई चीज़ है उसको तोड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की वायलेंस भी हुई होगी जब ये चीज़ें हुई थी, मतलब जब पाकिस्तान बन रहा था तो कुछ ना कुछ लड़े भी होंगे लोग। फिर आता है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और उस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला था कि पीस को, यानी कि सुकून को मेंटेन करना और लोगों को सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान आ रहे थे मुसलसल आ रहे थे, ज़ाहिर बात है वो अपने घर छोड़ के आ रहे थे, एक तकलीफ़ के साथ वो आ रहे थे। कई बेचारे नहीं भी आना चाह रहे थे तो उनको धक्के दे के निकाला गया कि आप लोग जाओ उस पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इतना लोड बढ़ गया पाकिस्तान में कि बहुत से लोग लड़ना शुरू हो गए कि हमें आप घर नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे, खाना पीना नहीं है, ये वो। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी सुकून मेंटेन करने में और सिक्योरिटी मेंटेन करने में आई है। इनको इकोनॉमी की बात करें, इकॉनमी होता है पैसा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान को शुरू में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में किसी किस्म की इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, ना ही कोई बैंक मौजूद था। हुआ पता है क्या है ना, कि जो इंडस्ट्रीज जो अच्छा कमा रही थी, जो बैंक्स जो अच्छा चल रहे थे, वो सारे बैंक्स और इंडस्ट्री इंडिया के हिस्से में चले गए। तो पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पैसों के मामले में भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। फैक्ट्रीज भी नहीं थी, ना ही पैसा जनरेट हो रहा था। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आगे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलाई जाएगी, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इतने वेल ट्रेंड लोग नहीं थे कि वो गवर्नमेंट के सिस्टम को सही से चला सके। टीचर्स ऐसे नहीं थे जो पढ़े लिखे हों, और स्टाफ भी कहीं पे इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए तालीम मिलना भी पाकिस्तान के अंदर शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल रहा था। अब तो माशाल्लाह बहुत एडवांस एजुकेशन हो गई है, अभी तो हर चीज़ एडवांस हो गई है। उस ज़माने में बहुत ही मुश्किलात से पाकिस्तान को गुजरना पड़ा। फिर आती है बात बिल्डिंग अ न्यू गवर्नमेंट सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच वाज ह्यूज चैलेंज। यानी कि स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्ट से कोई चीज़ बनाना, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से, उसको हम स्क्रैच कहते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो बिल्कुल पाकिस्तान में फ्रेश बनाना पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रेनिंग नहीं थी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास, और कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट चलती कैसे है। तो ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सिस्टम शुरू में ईजाद हुआ उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको गुजरना पड़ा। फिर आता है टेरिटोरियल इश्यूज़। कश्मीर डिस्प्यूट विद इंडिया स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पहले ही बेचारा पाकिस्तान इतने मसलों से गुजरा है, उसके साथ ही कश्मीर वाला मसला भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडिया ने आधा कश्मीर हमसे ले लिया था, जिसके अंदर मुसलमान रहते थे ज़्यादा तादाद में, और वो हिस्से में भी ज़बरदस्ती इंडियन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये कह गया कि इंडिया कि कश्मीर जो है हमारा है। इंडियंस कह रहे थे और पाकिस्तानी कह रहे थे नहीं ये हमारा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मुसलमान हैं। बहरहाल पाकिस्तान कह रहा था कि वो इंडिया को डिफेंड करेगा, यानी कि इंडिया के लिए लड़ेगा। तो पाकिस्तान ने भी वहाँ पे अपने बंदे भेज दिए, वैसे ही इंडियन लोगों ने भी कश्मीर के लिए लड़ने के लिए अपने फौजी बंदे भेज दिए। तो इस तरह से ये लड़ाई भी लग गई, जो कि आप लोगों को सबको ही पता है मोस्टली। फिर आता है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम का मतलब ये पाकिस्तान में जो रिफ्यूजीज़ थे, इंटीग्रेटिंग को हटा दें, मुश्किल वर्ड डाल दिए मैंने गलती से। जो पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ थे उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आ रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि उनको घर कैसे दें, फूड कैसे प्रोवाइड करें, और मेडिकल केयर यानी कि डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ और दवाइयाँ कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि ज़ाहिर पता है जो लोग दूर से आएंगे, कई सारे बीमार भी होंगे, शुगर के पेशेंट्स होंगे, या कोई ऐसा भी होगा जिसको चोट लगी होगी, ज़बरदस्ती जिसको निकाला गया होगा, चोट लगी होगी उस निकालने से, या मारपीट हुई होगी। तो इन सिचुएशंस की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत डिफ़िकल्टी आई। ये रिफ्यूजीज़ वाली बात ऊपर बताइए, दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। फिर आता है people were traumatized after the violence during the partition। पार्टीशन जब हुई तो उस वक्त जिस तरह से लड़ाइयाँ लगी तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। ट्रामाटाइज का मतलब है डर जाना। बहुत से लोग ट्रामाटाइज्ड हो गए जो पाकिस्तान में आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में आते वक्त बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का शोर शराबा देखा, लड़ाइयाँ देखी, चीखना चिल्लाना देखा, उन चीज़ों के लिए लड़ना देखा जिनकी
सुकून की ज़िंदगी वो पहले से गुजारे थे, यानी कि ये वो लोग थे जब इंडिया में रह रहे थे तो वहाँ पे किसी किस्म की इन्होंने लड़ाई नहीं देखी। लेकिन जब इनको धक्के दे के निकाला गया या किसी भी रीज़न से निकाला गया इंडिया से कि पाकिस्तान चले जाओ, जो ये सारे मुसलमान थे, तो जब ये आ रहे थे पाकिस्तान में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी देख ली जिसकी वजह से उनके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ गया, ट्रोमेटाइज्ड हो गए वो लोग। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जो रोड्स थी और जो रेलवे थी और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बड़ा ही गंदा था। रोड्स टूटी हुई होती थी, रेलवे सिस्टम इतना अच्छा ईजाद नहीं हुआ था और ना ही इतने अच्छे से वर्क कर रहा था। जो अच्छे रेलवे स्टेशन से या जो भी अच्छी चीज़ें थी वो इंडिया के हाथ में चली गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो चीज़ मिली वो डैमेज्ड मिली, जिसकी वजह से माइग्रेशन करते वक्त जितने भी लोग आए पाकिस्तान में उन सबको ये ख़राब चीज़ें मिली, ठीक है। बट पाकिस्तान ऑफ कोर्स इस चीज़ को फेस कर रहा था, तब पाकिस्तान ने फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बेहतर कर दी हैं, बट शुरू में ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, और जो वेस्ट वाले लोग थे और ईस्ट वाले पाकिस्तान के लोग थे इनके साथ कनेक्शन रखना भी बड़ा मुश्किल रह रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश फिर हमसे अलग हो गया। अगर हम पाकिस्तानियों का अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता बांग्लादेशियों के साथ भी तो शायद ये जो पार्टीशन है वो ना हुई होती, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम पंजाबी जो लोग होते हैं वो सिंधीज़ लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, वैसे सिंधीज़ पंजाबियों की बुराई कर रहे होते हैं। ये लोग भी एक ही पाकिस्तान में रह रहे हैं, बट इनकी ये जो रवैया है, अगर ये ऐसा रवैया ना रखें तो दोनों के साथ मिल के रहें तो लड़ाई ना हो। यही कुछ हुआ होगा उस वक्त में भी कि आधे पाकिस्तानों ने उनको चढ़ाया होगा तो दूसरे साइड के पाकिस्तानियों ने उनको चढ़ाया होगा, तो कोई ना कोई ऐसी बात बनी होगी जिससे एंड पे जाके पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश नहीं रहा और बांग्लादेश अलग हो गया, सही हो गया। फिर आता है गवर्नमेंट मेजरमेंट। अब यहाँ पे आपने एफर्ट्स टू सॉल्व द इनिशियल प्रॉब्लम, यानी कि क्या एफर्ट्स पुट अप की पाकिस्तानियों ने, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए जो प्रॉब्लम्स उनको आई थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ठीक किया, यानी कि जो भी रिफ्यूजीज थी, जो अपने घरों को छोड़ के जो लोग आए थे उनके लिए कैंप्स बनाए गए, कैंप्स में उनको रखा गया ताकि वो आराम से रह सकें। घर उनके पास अगर नहीं बन पा रहा तो कम से कम कैंप के अंदर तो उनको रख सकें। पॉलिसीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस, और उसके अलावा जिन लोगों को जॉब्स चाहिए और जिन लोगों की वैसी लड़ाइयाँ लगी हैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई हल निकाल दिया। उसके अलावा आता है इंटरनेशनल असिस्टेंस, एड फ्रॉम अदर कंट्रीज हेल्प प्रोवाइड फूड, मेडिकल हेल्प एंड रिसोर्सेज। उसके अलावा पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों के साथ भी सलाम दुआ रखी और दूसरे मुल्कों से हेल्प मांगी कि हम लोग नया मुल्क हैं, हमें मुश्किल आई है, तो प्लीज़ आप हमें खाने की सपोर्ट और मेडिकल हेल्प की सपोर्ट और बाकी की रिसोर्सेज वगैरह दे दें ताकि हमारे मुल्क में जो रिफ्यूजीज़ आए हैं उनको हम किसी तरह हेल्प कर सकें। जो आप पैसे देंगे हमें या जो खाना पीना देंगे या मेडिकल केयर देंगे उससे हम हमारे मुल्क के रिफ्यूजीज़ को सुकून की ज़िंदगी दे सकते। तो इस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दूसरे मुल्कों से हेल्प लेके भी अपने आप को चलाया। फिर आता है बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि पाकिस्तान में ज़रूरी इदारे पाकिस्तान ने बनाए। सबसे पहले आता है सिविल सर्विस, यानी कि आर्मी, नेवी और ये जितने भी इदारे हैं ये सिविल सर्विस में आते हैं, ठीक है। तो ये भी बनाया पाकिस्तान ने, आर्मी को वगैरह का भी बनाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी पाकिस्तान ने बनाया, और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं पाकिस्तान ने ईजाद करी जिसकी मदद से इंसानों की हेल्प हो सके जो पाकिस्तान में आए थे। इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि इस इनिशियल प्रॉब्लम ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हुए। स्टेबलाइज इन न्यू कंट्री पॉलिटिकली, यानी कि इस इनिशियल प्रॉब्लम ने पाकिस्तान को एहसास दिलाया कि जल्द से जल्द वो अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर दें, यानी कि पॉलिटिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि दूसरे मुल्क के साथ वो हेल्प ले सकें, उनके साथ सपोर्ट ले सकें। हेल्प इंटीग्रेट मिलियंस ऑफ रिफ्यूज। इंटीग्रेट का मतलब है कि जितने भी मिलियंस की तादाद में, यानी कि लाखों की तादाद में जितने भी बंदे इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, कई सारे तो ऐसे थे जो हिंदूज़ भी थे, मुसलमानों ने तो आना ही आना था, लेकिन हिंदूज़ एंड सिख वगैरह भी माइग्रेट करके यानी कि अपना मुल्क छोड़ के, इंडिया छोड़ के हमारे पास आ गए। तो इन सब को पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट कराना, घर बना के देना, रखवाना भी एक बहुत ही बड़ा काम था पाकिस्तान के लिए। इसीलिए पाकिस्तान ने ये प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉल्व करी। दूसरी प्रॉब्लम पाकिस्तान ने सॉल्व करी वो ये थी, लेड द फाउंडेशन फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और पाकिस्तान ने जल्द से जल्द पैसा बढ़ाने की और सोशल डेवलपमेंट बढ़ाने की कोशिशें स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द मुस्लिम लीग लीडरशिप इन पाकिस्तान। और यही जो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान में भी एज इट इज़ वापस आ गई, यानी कि ये मुस्लिम लीग पहले इंडिया के साथ बनाई गई थी, यानी कि इंडिया के अंदर बनाई गई थी, वही मुस्लिम लीग पाकिस्तान में भी आ गई। और उसी मुस्लिम लीग ने और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और भी अपना रोल अदा किया पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तानियों को हेल्प हो सके। इस तरह से जो है हमने सारी चीज़ें जानी। फिर आ जाता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पड़ा होता है वो आपने 4 से 5 लाइनों में लिख के वाइंड अप करना होता है।